बेटा अभी रिकॉर्डिंग शुरू होने लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या कवी हो या कवी हो। बेटा थर्ड लेक्चर ऑन वर्क, पावर एंड एनर्जी। वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 13। ऑल्दो दैट कि आज डेट 14 है, लेकिन हमारे लेक्चर का पॉइंट नंबर 13 है। हमने पहले 12 पॉइंट्स तक पढ़ा। ये देखिए 13 पॉइंट क्या कहता है। गुड न्यूमेरिकल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपेयरिंग इन नवंबर 97 पेपर 3। पेपर 3 में पोटेंशियल एनर्जी का एक बड़ा मजे का न्यूमेरिकल आया, और जाहिर है टीचर्स को अच्छे न्यूमेरिकल्स याद रहते हैं, उनको जहन में रहता है उनके कि हाँ यार फलास ईयर में बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। ये एक ब्लॉक है जिसको 20 ग्राम का एक ब्लॉक है, जिसको एक बॉल ने आकर हिट किया है, और उसके हिट करने से वो मास टिल्ट हो गया। वो जो ब्लॉक है वो टिल्ट हो गया। आप उसकी पुरानी पोजीशन देखें, लेफ्ट साइड पर है, और राइट साइड पर उसकी नई पोजीशन है, और टिल्ट होने से वो थोड़ा उठ गया है, थोड़ी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो गई। और ऐसा करने से क्वेश्चन ये है कि बॉल ऑफ मास 30 gram hits the block. A ball of mass 30 gram hits the block and tilts it to the position shown. A ball of mass 30 gram hits the block and tilts it to the position shown. Calculate gain of potential energy of the block. सर ये Calculate. क्वेश्चन दिखा दे पिक्चर ताकि देख जी लें। मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से था कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ब्लॉक है यूं करके, ठीक है, और ये इसका 10 सेंटीमीटर है, और ये भी इसका 10 सेंटीमीटर, और यहां पर भी 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक है, हमें वो एक साइड से नजर आ रहा है। अब वो कहता ये है कि इसका मास 120 ग्राम, वो हमें यहां से पता चल जाएगा। देखें लिखा हुआ, ठीक है कि नहीं। मास ऑफ ब्लॉक जो है 120 ग्राम, ठीक है कि नहीं। इसको एक बॉल ने आकर हिट किया, यहां से किसी बॉल ने इसे हिट किया, इसके नतीजे में ये टिल्ट हो गया। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और बीच का जो इसका सेंटर है उसको आप ओ कह लें, यूं। तो ये टिल्ट होकर इस तरह से हो गया जनाब। सर पाइथागोरस से जो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लाइन है उसका हम लेंथ निकालेंगे। जी अच्छा, अब देखना वो आपकी जो बात है, मैं अभी उस तरफ आता हूं। सबसे पहली बात ये है कि यार इसमें अब वो कहता है कैलकुलेट गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कैसे निकालेंगे जनाब जी। आप लोग ये चीज देखो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वक्त किधर है। ये देखें, एन इस वक्त इस पोजीशन में, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसकी हाइट कितनी है जी, कितनी हाइट है उसकी, ये जो मैंने रेड से शो की है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इनिशियल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको मैं COG कहूंगा बाद में, COG, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। इनिशियल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अब आप मुझे बताएं कि आपने सही कहा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो जरा बताएं AC लेंथ कितनी जी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC लेंथ कितनी है जनाब। हाँ, AC स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, AC बराबर है 200 के, और AC किसके 14.14 सेंटीमीटर।
अब अगर AC जो है ये सेंट्रल पॉइंट O है, ये पॉइंट O है, तो OC या OB AO किसके बराबर है बेटा? OC किसके बराबर है? OA किसके बराबर है? OB किसके? 7.07। वो बराबर है 14.14/2। ये कितना बनता है? 7.07 सेंटीमीटर। तो बेटा ये दूसरी पोजीशन है जिसमें वो ब्लॉक टिल्टेड है, उसमें उसकी हाइट क्या है? H2 क्या है? OB फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी है? 7.07 सेंटीमीटर। तो बेटा इंक्रीज इन हाइट कितनी आई? चेंज इन हाइट H2 माइनस H1 7.07 माइनस 5, तो कितनी बनती है? 2.07। सर राउंड ऑफ करेंगे? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यहां ये आ गया, ठीक है कि नहीं? और अब यहां से देखें कि जनाब गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा जी? गेन ऑफ GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg डेल्टा H सर मैथ है दिया हुआ है? 120 ग्राम था और G की वैल्यू कितनी है? 9.81 और हाइट कितनी है? 2.07 सेंटीमीटर है। 100 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है भाई? कोई कैलकुलेशन करके मुझे बताए जी। सर 0.0243। 0.0243। अब देखिए है मजे का सवाल कि नहीं? ये मजे का सवाल था और आप देखें आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पेपर में बैठे हुए नहीं होता। पेपर में बैठे हुए ये नहीं हुआ लोगों से। और अभी भी मैं आपको बताऊं, दिखा सकते हैं जी मैं दोबारा दिखा। सर वैसे उन्होंने बॉल का मैच क्यों बताया अगर हमने यूज ही नहीं करना था उसको? वो बेटा अगले पार्ट में था, वो अगले पार्ट में था। उसमें अगले पार्ट में उसने कहा जी कैलकुलेट द काइनेटिक इफ द बॉल स्ट्राइक्स इन सच अ वे दैट इट ट्रांसफर्स 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू द ब्लॉक, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। ये था। फिर था कैलकुलेट द रिबाउंडिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉल। फिर था इफ इट रिमेन इन कांटेक्ट विद द ब्लॉक फॉर दिस मच टाइम फाइंड इट्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। वो क्वेश्चन था जिसका एक एक पार्ट मजे का। सर प्लीज। और जब कैम्ब्रिज के हेड एग्जामिनर यहाँ आए थे तो उन्होंने हमारे से डिस्कस करने के लिए भी इस क्वेश्चन को चुना। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया और मैंने मेरे सामने, कहता है मेरे सामने बच्चे जो थे ना वो पेप्सी का कैन लेके ना सामने एक कार्टन को मार रहे थे और खेल रहे थे और मैं उनको देख रहा था और मैंने उनको देख कर ये क्वेश्चन उसी वक्त बनाया, डिजाइन किया। उन्होंने बड़े फखर से बताया कैम्ब्रिज के हेड एग्जामिनर, और ये क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस भी किया जी। सर मेरा एक कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था जब आप ये क्वेश्चन कर रहे थे पूरा, तो मैं डिस्कनेक्ट हुआ था मैं। तो आप प्लीज ये दोबारा बता सकते हैं सवाल? जी बिल्कुल बेटा। देखिए पहली बात कि देखिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक बॉल आके लगा है, उस बॉल ने इसको टिल्ट कर दिया। राइट पे इसकी पोजीशन थी इनिशियल रेस्टिंग पोजीशन, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो चीज, ये इसकी इनिशियल रेस्टिंग पोजीशन है। ये वाली जो है, ये जो अभी ब्लू में टर्न हो रही है, ब्लॉक की ये हालत थी, ठीक है कि नहीं? ये इसको एक बॉल आके लगा, उसके बॉल लगने के नतीजे में ये सारा टिल्ट हो गया। टिल्ट होकर ये इस पोजीशन में आ गई। ये देखिए ये जो आपके सामने इसकी अब ये जो ब्लैक में टर्न हो रही है ना पोजीशन, ये वाली इसकी बात कर रहा हूं। और क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, कैलकुलेट द गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, ये था। तो जाहिर है फिर हमने देखा कि ये इस तरह से इनिशियल हाइट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, आपको पता है ये ब्लॉक शुरू में जो है इसकी, ये देखिए ये जो ब्लैक में भी टर्न हुई है ये हाइट इसकी, देखें ये इसकी वो है इनिशियल हाइट थी। इनिशियल हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी है? ये देखिए ये जो रेड से अब एकदम ब्लैक में टर्न हो रही है, ये चीज की बात कर रहा हूँ। इनिशियल हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये 5 सेंटीमीटर होगी। ये जनाब 5 सेंटीमीटर थी। जब वो टिल्ट हो गया तो OB की लेंथ हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है।
AC स्क्वायर निकाला, AC स्क्वायर को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो चीज OC या OB या OD या OA की लेंथ आ जाएगी, वो 7.07 सेंटीमीटर है। और इनिशियल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें, फिर फाइनल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें। ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? इनिशियल हाइट के बाद फाइनल हाइट निकालें। ये देखिए, ये फाइनल हाइट है ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इससे फिर ये चेंज इन हाइट आ गई। ठीक है कि नहीं? और फिर उसके बाद हमने ये फार्मूला लगाया, तो यूं हमारे पास ये mgh पोटेंशियल एनर्जी का वो आ गया। कोई मसला तो नहीं है? नहीं सही है, वैसे लगता है बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन आप यकीन करें, अगर अच्छा मैं भी ना पढ़ाता ना बेटा, तो मैं अगर क्लास में पकड़ा देता, आधी क्लास में करना था, आधी ने नहीं करना। आसान तो सब कुछ है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप लोग पढ़ना शुरू कर देना, रोज बच्चे रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दें, तो आप यकीन करें कि ये टीचरों को इतनी खेचल करने की जरूरत ही ना पड़े। मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे बच्चे भी पढ़ाए हैं जो, यानी पढ़ाने क्या, मुझे सादत मिली उनको पढ़ाने की कि मैं उनका टीचर कहलाया, वो वरना उनको जरूरत किसी भी टीचर की नहीं थी, कि वो वहां तक जज कर लेते थे कि इस टीचर का इल्म अपना कितना है। यानी वो मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, मैं जो कुछ जानता हूँ वो 15 मिनट में मेरे से निकलवा लेंगे, और उनको वहां रुकेंगे जब उनको पता होगा कि सर इरफान को इससे ज्यादा नहीं आता। उससे मतलब हर टीचर को उसकी फुल डेप्थ तक एक्सप्लोर कर लेंगे, और फिर आगे चलेंगे और इल्म हासिल करेंगे। मैंने ऐसे बच्चे भी पढ़ाए, यकीन करेंगे, जिनको एग्जैक्टली पता था कि टीचर इतना, इस टीचर को इससे ज्यादा नहीं आता, और वो उस हद तक उससे सारा कुछ जान लेते। अब ये भी पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैंने हल कर दिया है, इसे आप खुद सोचेंगे और समझेंगे और फिर करेंगे। अब आगे देखें, 15th पॉइंट आ गया जी, वर्क डन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पर आप देखें कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, और उसको एक फोर्स लग रहा है कैपिटल F। ये देखें, ये ब्लॉक वो है, ये इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ये जो अभी एकदम सारा ब्लू टर्न हो रहा है, ये वाला ब्लॉक। ठीक है कि नहीं? इसके ऊपर एक फोर्स लगा है, ये फोर्स मैं इधर रेड से दिखा रहा हूं, और उस फोर्स ने इसको एक्सेलरेट कराया। एक्सेलरेट कराते हुए उसकी जो स्पीड है वो, ये देखिए, ये कलर चेंज कर रही है, रेड से पर्पल, ये उसकी स्पीड बढ़ती चली गई, और उसकी स्पीड कैपिटल V बन गई आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस s। आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस s, ठीक है कि नहीं? कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? s। ये देखें, ये जो मैं इसको रेड कर रहा हूं, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। यानी एक ब्लॉक है और कोई फ्रिक्शन कोई नहीं है, फ्रिक्शन कोई नहीं है, स्मूथ सरफेस थी, स्मूथ सरफेस थी, और उस पर फोर्स F लगा, और मास को उसने एक्सेलरेट करता गया, एक्सेलरेट करते करते उसने उसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी V तक ले गया, और उसमें उसने रिजल्टेंट फोर्स F एक्ट्स ऑन द मास m, ठीक है, एक्सेलरेट्स इट यूनिफॉर्मली, मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स टू द फाइनल वेलोसिटी V। यहां पर क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई हाइट चेंज नहीं हुई, तो सारे का सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया? सारे का सारा वर्क डन बेटा काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। ठीक है कि नहीं? तो दिस फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन A, दिस फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन A, ये यहां लिखा हुआ है, ये देखिए, दिस फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन A, और वो इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma, इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma। तो ये देखें, ये ब्लू में टर्न हो गया सारा, ठीक है, दिस फोर्स, ठीक है ना, एंड बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस s गिवन बाय, वो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, ये वाला, आपको अगर याद हो तो, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? इसमें इनिशियल स्पीड को 0 पुट कर दें, इनिशियल स्पीड को 0 पुट कर दें, तो ये वाला फार्मूला आ जाता है। ठीक है कि नहीं? अब सर इसमें लिखा हुआ है फ्रिक्शन नहीं है, हाँ क्या जी? कहीं लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन नहीं है? जी मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना? तब जाहिर है अगर फ्रिक्शन आएगी, अगर इफ देयर इज सम फ्रिक्शन, तो वर्क डन में से कुछ हिस्सा तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन चला जाएगा, सारे जी का सर। सारा वर्क डन तो फ्रिक्शन में होगा ही नहीं। तो ठीक है ना, यहाँ आप लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्मूथ सरफेस। सर जी मैं सुन रहा हूँ। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा क्या? नहीं 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 नहीं,
गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो। सर आपने एक्सेलरेट कर रहा था छेड़ दिया है बड़ा टेक्निकल सवाल करके, और इन्हीं कामों के लिए हम बदनाम हैं, जो जब पढ़ाते पढ़ाते एकदम बड़ी कम्प्लेक्स तरफ चले जाते हैं। चले देखते हैं अभी रिजल्टेंट में भी करते। आपने बस, अब मैं इस पे भी बात करूं। बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस एस गिवन बाय 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। मैं इधर हूं, ये देखें, आई एम सर टॉकिंग आप अबाउट। ऊपर कर सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेनी है, हम्म, ऊपर कर सकते हैं, हाँ लिखना है, या और ऊपर। अब नीचे कर देंगे। हाँ हो गया, अब नीचे कर दें सर। हाँ थैंक यू। बॉडी कवर्स डिस्टेंस एस गिवन बाय 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0 u स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो s किसके बराबर हुआ? v स्क्वायर ओवर 2a। तो वर्क तो डन इससे इन एक्सेलरेटिंग क्या होगा बेटा? हाँ यार, वर्क डन इन एक्सेलरेटिंग क्या होगा जी? हाँ, वर्क इज फोर्स इक्वल इनटू टू एफ डिस्टेंस, इनटू डी, तो एफ फोर्स वी इनटू स्क्वायर, डिस्टेंस, एफ वी फोर्स इनटू स्क्वायर बाय डी डिस्टेंस। अब बेटा जी वर्क डन, अब ये फोर्स की जगह क्या पुट कर दें जनाब? फोर्स की जगह आप डाल दें जी ma। फोर्स की जगह क्या पुट कर दें? ma पुट कर दें। और s की जगह क्या पुट करें? v स्क्वायर। सर। ये s इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2a का फॉर्मूला ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? डिस्टेंस के लिए। यार ये देखो, मैंने ये फार्मूला लगाया है, ये पढ़ा हुआ है ना आपने? यस सर, समझ आ गई। इसमें इनिशियल स्पीड को क्या कर दिया? 0। ठीक है कि नहीं? नहीं सर, मुझे ये कंफ्यूजन है कि किस केस में इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला। जब भी आपको आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो इस्तेमाल होगा। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो इस्तेमाल होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। जब भी हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो इस्तेमाल होगा जी, काइनेमेटिक्स में इस्तेमाल होगा। अब देखें ये काइनेटिक एनर्जी बनी क्या जनाब? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से कट गया तो क्या हुआ? हाफ 1 mv by स्क्वायर। 2 mv square. This work done transforms into kinetic energy। और वो कौन सी kinetic energy है? और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब आ जाता जी काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड। आप कहेंगे ये क्या सर बात की आपने? देखिए यार, मुझे इस तरफ एक छोटी सी बात बताएं। मास को ले लेते हैं 2 kg, मास को ले लेते हैं 2 kg। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड हो, फिर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है कि नहीं? तो दोनों से क्या फर्क पड़ता है? जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? सर स्क्वायर इसका 100 जूल्स। तो जब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? 400। और वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 9 टाइम। और वेलोसिटी को 4 गुना 40 मीटर पर सेकंड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 300 जूल्स। 300। तो पता चला वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ती है, और वेलोसिटी को ट्रिपल करने से काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ती है, और वेलोसिटी को 4 टाइम्स करने से काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी कब डबल होती है? When is kinetic energy doubled? जी बेटा, अगर आप वेलोसिटी को √2 से मल्टीप्लाई कर दें, वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दें? √2 से, जो कि आपको पता है 14.14 कुछ इस तरह बनेगी, मुझे सही यही चेक करें, यही है जी। √2 को मल्टीप्लाई करें 10 से, क्या आता है? 14.14 ही आता है।
और फिर करें कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। यार किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है? सर यही आता है। ये अभी क्यों किया है? जी बेटा मैं बताना चाह रहा था, ये देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ती है। वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। तो मैं जानना चाह रहा था कि वो कौन सी वेलोसिटी है जिस पे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ना बढ़े, सिर्फ डबल हो। मैंने कहा वेलोसिटी को कितना बढ़ाएं, वेलोसिटी को कितना बढ़ाएं कि काइनेटिक जी रिवर्स ऑपरेशन किया से कंट्रीब्यूट हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, रिवर्स ऑपरेशन किया है। तो काइनेटिक एनर्जी को डबल करने के लिए मुझे वेलोसिटी को √2 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी को ट्रिपल करने के लिए मुझे √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेलोसिटी से, और काइनेटिक एनर्जी को 5 टाइम्स करने के लिए मुझे √5 टाइम्स वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये वो है जिसमें अगर आप 4 टाइम या 9 टाइम नहीं करना चाह रहे, आप और कुछ उसमें आप कहना चाह रहे कि वो कौन सी वेलोसिटी है जिससे काइनेटिक एनर्जी 5 टाइम्स बढ़ जाए, वो कौन सी वेलोसिटी है जिससे काइनेटिक एनर्जी थ्राइस हो जाए, वो कौन सी वेलोसिटी है जिससे काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए। तो फिर वो ये वाली वैल्यूज कि आप पुरानी वेलोसिटी को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, और अगर आप पुरानी वेलोसिटी को √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल हो जाएगी। बेटा जिस बंदे को ये मैथमेटिकल गिमिक्स आते हैं ना यार, अगर उसने बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं भी पढ़ी हुई तब भी कंफर्म उसका है यार। मैं आपको बता दूं, अभी रिजल्ट आउट हुए ना मेरे स्टूडेंट्स के, तो उनमें से एक बच्चा था वो बिल्कुल पढ़ता पुढ़ता नहीं था, मतलब आए दिन छुट्टियां मार लेनी ट्यूशन से, मतलब अगर फर्ज करें महीना है ना 30 दिन में से 10 दिन पढ़ता था, और अक्सर छुट्टी सर मैं आज बीमार हूं मैंने नहीं पढ़ना। तो वो मैथ में बहुत अच्छा था, मैथ में वो काफी अच्छा था, मैथ भी मुझसे पढ़ रहा, तो मैथ में काफी अच्छा था, तो उसकी वजह से उसका फिजिक्स में आराम से आ गया। उसने मुझे मैसेज किया सर मैंने मैथ में भी ये ले लिया, फिजिक्स में भी ये ले लिया। तो मैथ का ए अगर आपको ये छोटे छोटे गिमिक्स आती है ना, तो बेटा आपका फिजिक्स में काफी सारे नंबर 15-20 नंबर तो इन्हीं बातों से आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशनों के रटे हो तो 15-20 नंबर तो उधर से निकल आते, इस तरह कर करके आप काफी जो चीजें हैं ना वो आप आराम से कर लें, ठीक है। तो इन चीजों को हालांकि आप मुझे बताएं कि पॉइंट नंबर 16 कोई ऐसा कोई खुद से टॉपिक नहीं है, ये किसी नॉलेज का हिस्सा, मतलब कोई स्पेसिफिक फिजिक्स का कोई नॉलेज नहीं है, मगर मैंने इसे इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने देखा है कि मल्टीपल चॉइस वगैरह में इस तरह के ट्रिक्स बंदे को पता हो तो काम आते हैं। जी तो ट्रिक रिपीट कर सकते हैं मेरे बेटे, मैंने अब इतनी जोर लगा के, अभी इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब मैंने पूरा जोर मारा है, बाकी लोग फिर वो हो जाएंगे, ये देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब आ जाता जी पॉइंट नंबर 17, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये भी पेपर में क्वेश्चन एक आया हुआ था कि जी मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? ½ mv² के बराबर। अब इधर से वो कहता है जी कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन ये है एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ P यानी मोमेंटम एंड मास। जी एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ P एंड M, तो वो क्या होगा? 1/2 PV। वेलोसिटी को P/m कर लो और इधर इंसर्ट कर दो इसमें। ये लें काइनेटिक एनर्जी P²/2m के बराबर। ये अगर आप काइनेटिक एनर्जी, जी जी मैं सुन रहा हूँ, एक और तरीके से भी हो सकता है, ऊपर करें इसे जी 1/2 mv मल्टीप्लाई बाय v, क्योंकि v² है ना, 1/2 mv मल्टीप्लाई बाय v, तो इससे 1/2 pv भी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। जी बिल्कुल, आप उस तरह भी हो सकता है, लेकिन उस तरह उसने मांगा नहीं,
ये बात आपकी अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा पी और एम में है। हाँ, हाँ तो इसको अगर आप पी 1/2 करें। PV भी कर सकते ओके सर। हैं। 18th पॉइंट बेटा जी, ग्रैंड फार्मूला फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। बेटा कभी आपने पढ़ा होगा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कभी आपने पढ़ा होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कभी आपने पढ़ा होगा वर्क डन इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कभी आपने पढ़ा होगा वर्क डन इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कभी आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इस तरह की बातें पढ़ी होंगी। मैं एक ऐसा फार्मूला लिखना चाहता हूं जो मेरे सारे मसलों का हल कर। जी, एक ऐसा फार्मूला जो गेन ऑफ पोटेंशियल या एनर्जी या गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन बाय द इंजन या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को इकट्ठा कनेक्ट कर। ग्रैंड फार्मूला फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। और ये फार्मूला जो था ना, जब हमने लॉन्च किया, हमने नहीं, हम इसको दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सर थे, उन्होंने लॉन्च किया, सर अली अहमद ने। सर अली अहमद ने इसको पहले एक दफा लिखा। मैंने उनका लेक्चर देखा तो मुझे उसमें वहां पढ़ा था, मैंने उनसे ये नोट कर लिया। बहुत अरसा मैं इसको सर अली अहमद फार्मूला ही पढ़ाता रहा। बच्चों ने मुझे कहा सर जब से ये 18वें नंबर का ये पॉइंट हमारे पास आया ना, ये जनरल फार्मूला, हम मैकेनिक्स मैथ्स के पेपर, मैकेनिक्स M1 के पेपर में वर्क एनर्जी पावर का सवाल गलत करते ही नहीं। यानी जो मर्जी हो जाए, हम मैकेनिक्स M1 में वर्क एनर्जी पावर का सवाल कभी गलत करते ही नहीं, गलत होता ही नहीं हमसे। हर बच्चे ने हम गलत ही नहीं करते, बिल्कुल ठीक करके आते, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो ये ग्रैंड फार्मूला आपके सामने है, लेकिन मैं इसके लिए एक छोटी सी पहले मिसाल दूं। ये देखें, ये कोई बड़ी ऊंची सी पहाड़ी है। यहां से ना एक बंदा मोटरसाइकिल चलाते हुए नीचे आ रहा है। फर्ज करें ये रोड है इसके ऊपर, तो इस रोड में वो मोटरसाइकिल चला रहा है और नीचे आते आते उसकी स्पीड इंक्रीज भी करती चली जा रही है। अच्छा मुझे बताएं कि जब वो नीचे आ रहा है तो मोटरसाइकिल उसका ऑन है, मोटरसाइकिल का इंजन भी ऑन है, तो उसका मोटरसाइकिल का इंजन क्या कर रहा है? वर्क डन कर रहा है। अच्छा, जब क्या नीचे उतरना, पहाड़ी से नीचे उतरना उसके मोटरसाइकिल को हेल्प नहीं कर रहा उसके इंजन को? मुझे बताएं ना। आपको पता है पहाड़ से नीचे उतरना आसान होता है, चढ़ना मुश्किल होता है। आप अपनी गाड़ी पर हैं, गाड़ी से वर्क आप, डन विद ग्रेविटी सर। हाँ, तो वो आप जब नीचे आ रहे हैं तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आपकी मदद कर रहा है और साथ साथ आप वर्क डन बाय द इंजन भी हो रहा है। दोनों काम मिलकर आपको क्या दे क्या रहे हैं? स्पीड इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा गेन आ रहा होगा और स्पीड इंक्रीज हो रही होगी और कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन भी होगा। एक जो ग्रैंड फार्मूला है जो सारे मसलों का हल करता है, जिसको मैं सर अली अहमद की मोहब्बत में अक्सर कहता हूं सर अली अहमद फार्मूला, क्योंकि मैंने तो उनसे सीखा था। ठीक है कि नहीं? तो सर अली अहमद फार्मूला मैं इसको कहूंगा। सर ये आपके टीचर थे क्या? टीचर नहीं थे यहाँ पर बेटा, जो इस्लामाबाद पिंडी में सबसे पुराने मैथ्स के टीचर है ना, वो थे सर अली अहमद। सबसे पुराने टीचर और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस। बाज लोग उन्हें प्योर मैथ्स का बादशाह कहते हैं। ठीक है, द किंग ऑफ प्योर मैथमेटिक्स सर अली अहमद। और देखो सवाल उन्होंने मैकेनिक्स में भी इतना अच्छा फार्मूला दिया, वर्क डन बाय द इंजन या वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स plus loss of any energy. If this loss can be the loss of potential energy, this loss can be the loss of kinetic energy, is equal to gain of energy. This gain can be the gain of kinetic energy. This gain can be gain of potential energy plus work done against friction. ये है बेटा ग्रैंड फार्मूला, ये सारे मसलों का हल करेगा। ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के बंदे को तकब्बर का बोल नहीं बोलना चाहिए। बच्चों ने मुझे ये कहा, एक ने नहीं, दो ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हम मैकेनिक्स M1 में वर्क एनर्जी पावर की कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह गलत करते ही नहीं। ठीक है कि नहीं? सर ये समझा देते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करूं। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स और वर्क डन बाय द इंजन, और L क्या है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और G क्या है? गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और WF क्या है?
वर्क डन फ्रिक्शन। हाँ, इसको समझाते हैं। पहली बात, अच्छा मुझे बताएं, ये तो बात आपको समझ में आई कि कोई मोटरसाइकिलिस्ट अगर नीचे आ रहा है तो बेटा वो वर्क डन बाय द इंजन भी कर रहा है। अगर इस पहाड़ी से कोई मोटरसाइकिलिस्ट नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय द इंजन भी हो रहा है, प्लस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसकी मदद कर रही है। इसका मतलब है लॉस ऑफ एनी एनर्जी जो है वो इंजन की मदद करता है। लॉस ऑफ एनी एनर्जी जो है वो इंजन की क्या करता है बेटा, मदद करता है। वर्क डन बाय द इंजन प्लस लॉस ऑफ एनी एनर्जी, यानी पहले से आपके पास कोई एनर्जी थी वो कम हुई और उसने कन्वर्ट हो गई बेटा, और प्लस फिर क्या हुआ जनाब, उसी एनर्जी में से गेन ऑफ सम एनर्जी हुआ और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुई। आए मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करता हूं, इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन, ठीक है कि नहीं। सबसे पहली एग्जाम्पल वन देखिए। एग्जाम्पल वन जी हॉरिजॉन्टल रोड पर है, ये चीज इसमें क्या हुआ है, ये कोई ब्लॉक है, इस पे आपने फोर्स लगाया F और इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी और कोई फ्रिक्शन नहीं थी। देयर वाज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं थी, नो फ्रिक्शन, ठीक है। ये फोर्स इसे घसीटता आया, इसकी स्पीड इंक्रीज हुई और यहां पहुंच गया और इसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी और इसने डिस्टेंस d ट्रेवल किया। इसमें क्या होगा, ये एग्जांपल वन, इसमें ये हुआ है कि वर्क डन बाय द इंजन प्लस लॉस इज इक्वल टू गेन प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में से देखें अगर, तो इसमें वर्क डन बाय द इंजन क्या है या ड्राइविंग फोर्स क्या है, F इंटू डी, वेयर d इज द डिस्टेंस, या लॉस कोई नहीं, गेन क्या है, वो गेन क्या है, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है, 0। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस इक्वल टू 1/2 हाफ mv स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस को ये गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस तरह से ये बन गया। ये आपने देखा इसी फॉर्म में, लॉस कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन था ही नहीं। मुझे बताएं ये समझ आया आपको कि नहीं। हेलो, आ गया सर। सर आ गया। अब इसकी एग्जाम्पल 2 देखें, एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल 2 ये है कि अभी भी स्मूथ ही सरफेस है, सरफेस अभी भी मैंने स्मूथ रखी है, हॉरिजॉन्टल रखी है, लेकिन यह कि इनिशियल स्पीड 0 नहीं थी, इनिशियल स्पीड 0 नहीं थी, कोई फोर्स लगा और उसने डिस्टेंस d ट्रेवल किया और ये यूं वेलोसिटी, इसमें फिर क्या होगा, वर्क डन बाय द इंजन प्लस लॉस इज इक्वल टू गेन प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में देखें तो वर्क डन बाय द इंजन है F इंटू डी, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। तो फार्मूला बन गया F इंटू डी इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu। सर इस बार माइनस क्या किया, डिफरेंस क्या था? यार आपने इसमें फाइनल माइनस इनिशियल किया ना, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया। सर पिछले वाले में क्यों नहीं किया था? उसमें Difference इनिशियल क्या है? स्पीड आपने 0 ले ली थी, पिछले में अच्छा, आपने इनिशियल ठीक स्पीड 0 ले ली थी। मतलब कर
पिछले में आपने इनिशियल स्पीड क्या ले ली थी? 0 ले ली थी। सर अगर ये टिल्टेड हो फ्लोर अभी मैं तो उस फिर तरफ आ रहा हूं बेटा। अभी मैं पहले सिर्फ वो एग्जाम्पलें कर रहा हूं जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल की। अब यार सरफेस भी रफ है। ये देखें, इनिशियल स्पीड 0 है, सॉरी इनिशियल स्पीड है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसमें बल्कि ये कर देते हैं जी, मूविंग बॉडी comes to rest after doing work against friction. आप देखिए, आप किसी चीज को पुश कर देते हैं, पुश करके अपना हाथ हटा लेते हैं, तो वो एग्जांपल तो चीज दोबारा आस्ता बता सकते आस्ता हैं ट्रेवल करती हुई रुक जाती है। सर? आप एक और एग्जांपल तो दोबारा बता सकते हैं प्लीज? अच्छा बेटा, मैं 1 मिनट है। अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है? पहले जरा 1 मिनट ठहरना, जरा मैं जरा ये इसको मुकम्मल कर। आप नोट करें कि इसे कोई ड्राइविंग फोर्स ही लग रहा। आप नोट करें कि इसे कोई ड्राइविंग फोर्स ही लग रहा। ये स्लाइड करते हुए रुक गई है, ये स्लाइड करते हुए रुक गई है, और इसको रफ सरफेस थी। जिस तरह आप फुटबॉल को किक लगाएं तो वो आस्ता आस्ता थोड़ी देर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा। आपकी किक के बाद, यानी जब आपकी किक लग गई उसके बाद स्टॉप वॉच ऑन करें जिसमें आपकी किक का फैक्टर शामिल ना हो, तो हम कहेंगे कि उस फुटबॉल के पास एक काइनेटिक एनर्जी थी जो आस्ता आस्ता फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करते हुए रुक गई। अ मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। या आप कहें जो कैरम बोर्ड की जो गोटी होती है, जैसा कैरम बोर्ड की जो गोटी है, उसको स्ट्राइकर ने स्ट्राइक कर दिया है, उसको उसने कोई वेलोसिटी दे दी है। अब वो गोटी आस्ता आस्ता चल रही है और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो गोटी रुक जाती है, और इस दौरान उसको कोई एनर्जी कहीं से भी नहीं मिली। उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसी के जोर पर उसने वो फासला तय किया, और उसने उसी के जोर पर फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। तो वो वाली बात कर रहा हूं। उसमें क्या होगा? वर्क डन बाय द इंजन प्लस लॉस इज इक्वल टू गेन प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। में देखें तो वर्क डन बाय द इंजन तो है ही नहीं, क्योंकि कोई ड्राइविंग फोर्स ही मौजूद नहीं है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी जो सारी की सारी जाया हो गई, और गेन भी कुछ नहीं हुआ। ना ही पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ, ना ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये चीज देखें, इसमें आपने लॉस ऑफ काइनेटिक, बेटा ये न्यूमेरिकल काफी सारे क्वेश्चंस को हल करने में यूजफुल होता है बेटा। ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। मुझे बताएं कि इसमें कोई इशू तो नहीं है जी? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है, मैंने एक सवाल पूछना आपसे, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ओके सर। ऑल एनर्जीज एंड वर्क डन आर स्केलर। मुझे बताएं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है यार? यहां तक ठीक है। अब आगे आप चलें। एग्जाम्पल ऊपर वाला दिखा सकते हैं, वो एग्जांपल 2 आपने मैंने मिस किया था। जी। हाँ सर, समझ गया। सर मेरा एक और सवाल है, वो जो जी अभी मैं हमने सुन रहा हूँ। क्वेश्चन किया उसके बारे में। हम्म सर अगर हम वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लें तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा ना? बेटा आपने ना इस इक्वेशन में किसी को भी नेगेटिव नहीं लेना, बस ये याद रखिए। ये इक्वेशन जो बनाई गई है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। नेगेटिव पॉजिटिव आपने तब करता है जब सारा कुछ एक साइड पर होता। इसमें आपने किसी को भी नेगेटिव नहीं लेना। अगर नेगेटिव लेना होता तो मैं बताता आप। इसमें जो साइन है वो हमने सारे खुद एडजस्ट किए हुए। अच्छा सर। सर लॉस तब होगा ना जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कर रहा होगा,
जी और बिल्कुल बिल्कुल, गेन तब होगा जब स्पीड इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, सही है। अब देखें एग्जाम्पल फिर 4 देखें आप। अगर ये हम लोग हॉरिजॉन्टल करें और ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज हो रही है, तो उस वक्त हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे या फिर काइनेटिक जी एनर्जी? बिल्कुल, हाइट इंक्रीज हो रही हो तो फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी का गेन लाजमी शामिल करना है। सर दोनों को ऐड करेंगे फिर? तो फिर जी लॉस ऑफ बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी होगा और मैं गेन ऑफ बेटा आ रहा हूं, मैं पोटेंशियल। सब केस डिस्कस करता हूँ। ये जो मैंने लिख दिया ना फार्मूला, मैंने एग्जाम्पल 1 2 में इसी की 15-20 एग्जाम्पलें आपको लिख दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया ना अगर वो आप सारी एग्जाम्पलें हजम कर देंगे, आपसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल इंशाअल्लाह ताला कभी गलत नहीं। अल्लाह के प्यारे नाम से, अल्लाह का नाम लेके कह रहा हूं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। अच्छा जी, ये देखें यार, ये ना टेबल है, इस टेबल पर एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ, ये एक लड़के के हाथ में पिस्तौल है, उसने पिस्तौल चलाई तो ये बंदूक की गोली थी, से इसकी यहां पर स्पीड 100 मीटर पर सेकंड थी, ये इसको चीरती हुई निकल गई यहां से, और जब यहां से बाहर आई उसकी स्पीड कम होकर से रह गई थी 20 मीटर पर सेकंड। तो अब आप देखें फाइनल स्पीड कम हो गई, इनिशियल स्पीड ज्यादा थी, और हम कहते हैं कि जब वो उस वुडन ब्लॉक के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी वो एस, और जाहिर है उसको वहां से अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा, वुडन ब्लॉक को जब वो चीर रही थी उसको फर्ज करो एक अपोजिंग फोर्स लग रहा था, जिसको हम ऐसे एफ से जाहिर करते हैं, इस तरह वाले एफ से, ठीक है ना, यानी वो फ्रिक्शन या अपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स। अब आप देखें इसमें काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली जीरो नहीं हुई, और अब जब बुलेट पिस्टल को छोड़ चुकी है अब उसे ड्राइविंग फोर्स नहीं लग रहा, यानी पिस्टल को छोड़ देने के बाद बुलेट अपनी काइनेटिक एनर्जी के जोर पर और मोमेंटम के जोर पर आगे जा रही है, और वो जो बुलेट वो क्या कहते हैं ब्लॉक को पिर्स करती है, ब्लॉक को चीरती हुई निकलती है, तो वो अपने उसके ऊपर वर्क डन करती है, अपनी काइनेटिक एनर्जी के जोर पे वर्क करती है। तो यहां पर क्या होगा जी, वर्क डन बाय द इंजन प्लस लॉस इज इक्वल टू गेन प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के पर्सपेक्टिव से जब इसे देखेंगे हम, आपने बेटा हर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फार्मूले को इसी एनक से देखना है, हमेशा आपने यही वाली एनक पहननी है तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। वर्क डन बाय द इंजन कुछ नहीं है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। जब आपने लॉस निकालना होता है तो आपको पता है आप हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, जब आपने गेन निकालना होता है तो हमेशा कुछ नहीं, क्यों नहीं है, जीरो क्यों है? यार अल्लाह के बंदे, जब बुलेट ने एक दफा पिस्टल छोड़ दिया तो अब बुलेट के पास कोई इंजन नहीं। ओके ठीक है ना, अब इंजन नहीं है, सारा बारूद उसका जो उसके अंदर एमुनेशन था वो जल गया, और उसने उसको एक काइनेटिक एनर्जी दे दी और वो उसकी जोर पे चल रही, यानी ये वो बुलेट है जिसकी सारा एमुनेशन बर्न कर चुका, उसका सारा एमुनेशन इधर बैरल में ही बर्न हो गया, गेन कुछ भी नहीं। फोर्स जो उस पे अप्लाई हुई है वो उसको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे नहीं चला रही, वो उसकी वजह से वर्क डन बाय द इंजन नहीं, नहीं उस होगी। फोर्स ने उसे काइनेटिक एनर्जी दे दी थी, पिस्टल ने जो फोर्स लगाया था, हम पिस्टल से निकलने के बाद के इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, हम पिस्टल से निकलने के बाद के इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। सर लॉस इज इनिशियल माइनस फाइनल और गेन है ऑपोजिट। जी बिल्कुल, गेन फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ये देखिए, ये है फार्मूला इसका। आपने बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के किसी भी फार्म को क्वेश्चन को हमेशा इस एनक से देखना है। कौन सी एनक? वर्क डन बाय द इंजन प्लस लॉस इज इक्वल टू गेन प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन अब आगे चीज देखें, एग्जांपल नंबर सर अगर लॉस हो रही है तो हम गेन को जीरो पुट करेंगे, अगर गेन हो रही है तो लॉस को जीरो पुट करेंगे? ये जरूरी नहीं है, बाज का आप देखेंगे कि लॉस भी हो रहा होगा, गेन भी हो रहा होगा। और अभी आगे देखें ना, इसकी एग्जांपल 4 तक पहुंचा हूं मैं इस पॉइंट के आगे कोई 12-13 एग्जाम्पलें लिखूंगा, और आप देखेंगे कि सब में वो हर तरह का केस आएगा। और ऐसा भी है कि अगर फर्ज करें किसी बंदे को नई गाड़ी मिली है, किसी लड़के को, और वो जोश में आया हुआ है और गाड़ी को रेस दे रहा है, और रेस देते देते वो उसको चढ़ाई पे चढ़ाता है, यानी ऊपर फर्ज करें कि वो ये जो ब्लू एरिया वाला पुल है, ये जो उस ब्लू एरिया जहां से शुरू होता है,
वो बच्चा ब्रांड न्यू गाड़ी में आ रहा है, रेसफुल देकर आ रहा है और ऊपर पुल चढ़ता है, तो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कर रहा है और रेस भी दे रहा है, साथ स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है, तो गेन ऑफ काइनेटिक भी हो रही है, गेन ऑफ पोटेंशियल भी हो रही है, ठीक है कि नहीं। और जाहिर है सामने से एयर रेजिस्टेंस लग रही है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी हो रहा है। मतलब ये केसेस हैं डिफरेंट जो मैं भी आपसे डिस्कस करता चलूं, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा, कोई एक पेट चीज नहीं है जिसमें आप चीजों को डालें तो हमेशा वो, मतलब सिर्फ ये एक फार्मूला है जो 18-19 केसों को डिस्कस करेगा इकट्ठा इस एक के साथ, ठीक है ना। सारी सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि अगर गेन ऑफ काइनेटिक है ना तो लॉस ऑफ पोटेंशियल लाजमी होगा, ये जरूरी नहीं। मैंने कहा ना, बच्चा रेस देखकर ऊपर जा रहा है तो वो क्या कहते हैं, लॉस ऑफ गेन ऑफ पोटेंशियल भी कर रहा है, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कर रहा है। अच्छा फर्ज करें ऊपर से कोई चीज ऐसे नीचे गिरते हुए स्लो डाउन हो रही, ऊपर से कोई चीज गिरते हुए नीचे स्लो डाउन हो रही है, जिस तरह फर्ज करें हॉट एयर बलून है, वो आस्ता आस्ता स्लो डाउन हो रहा है, तो वो लॉस ऑफ पोटेंशियल भी कर रहा है और लॉस ऑफ काइनेटिक भी कर रहा है। दोनों चीजों का इकट्ठा लॉस भी होगा, दोनों चीजों का इकट्ठा गेन भी होगा। हमने जितने केसेस स्टडी किए हैं उनके अंदर दोनों साइड्स पे एक न्यूमेरिकल एटलीस्ट 0 होता है। ये उसकी वजह यह है कि मैं सिंपलेस्ट केस, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम सिंपलेस्ट। जब मैं सारे हॉरिजॉन्टल के केसेस ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रोड पे अभी खड़ा हूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो इसका मतलब है मैंने हाइट इंक्रीज और डिक्रीज की तो मैंने बात ही नहीं की। अब जब मैंने हाइट इंक्रीज और डिक्रीज की बात ही नहीं की तो इसका मतलब यह है कि अभी तक तो वो क्या कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी का तो जिक्र अभी गेम में आया ही नहीं। ये तो ऐसी मूवी है जिसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी वाला कैरेक्टर एंटर ही नहीं हुआ। अभी मैं इसको एंटर कराऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है कि बेटा। हम यहाँ पर